आप सभी को नमस्कार। A1IS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज ज्योग्राफी की क्लास के क्रम में आपको, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था नॉर्थ अमेरिका के बारे में, आज उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एटलस पढ़ने के बारे में हमारी चर्चा हो रही थी कि एटलस कैसे पढ़ा जाए, क्या तरीका हो सकता है हमारा एटलस डिस्क्राइब करने का या पढ़ने का, उसमें से अपने काम की चीज़ें निकालने का। देखो बेटा, कोई भी कॉन्टिनेंट एक कई देशों को समाहित किए हुए होता है, कई देश उसमें होते हैं। हमें क्या करना होता है, हम या तो उस कॉन्टिनेंट के बारे में पूरा बहुत डिटेल जाने, तो वो तो नॉलेज गेन करने के लिए अलग बात है। लेकिन अगर जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें मोटी मोटी चीज़ें जान के हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बातें निकालनी होती है, मतलब जनरल चीज़ें जाननी होती है। हमारे सिलेबस में नॉर्थ अमेरिका का कोई ऐसा नहीं है कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में एक ज्योग्राफी में पेपर होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो ऐसा कुछ है नहीं। कहने का मतलब, इस नॉर्थ अमेरिका के बारे में हमें बस जनरल चीज़ें जान लेनी है। सबसे ऊंचा क्या है, सबसे लंबा नदी क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, कौन कौन सा माउंटेन है, तो ये सारी बातें हमें जनरल जान लेनी है। इसकी फिजियोग्राफी से रिलेटेड, इसके पॉलिटिकल पार्ट से लेकर जनरल चीज़ें जान लेनी है। पिछले वीडियो में आपको हमने पढ़ने का तरीका बताया था कि जब भी कभी मैप हम पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें। जैसे आपको बताया ही गया था कि जैसे हम अपने आप को मान लेते हैं कि भाई हम किसी नाव से यात्रा कर रहे हैं, तो नाव से यात्रा कर रहे हैं तो इसी तरीके से किनारे किनारे करेंगे, और किनारे किनारे करने के क्रम में हम चीज़ों को देखते हुए चले आए। ऐसे ऐसे हमने आपको बताया था। और पिछले वीडियो से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या था इसमें। जैसे ध्यान दो, आपको पढ़ाया गया था पहला यहाँ गुल्फ ऑफ अलास्का, फिर बताया गया था यहाँ दूसरा बेरिंग सी, तीसरा बताया गया था बेरिंग स्ट्रेट, चौथा बताया गया था चुकची सी, पांचवा बताया गया था आर्कटिक ओशन, ये पांचवा आर्कटिक ओशन, फिर बताया गया था छठा ब्यूफोर्ट सी। आपको बताया गया था कि ये बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट बेरिंग सी को चुकची सी से जोड़ता है, जबकि एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग कर देता है। फिर बताया गया था कि ये चुकची सी ब्यूफोर्ट सी आर्कटिक ओशन के पार्ट है। फिर आपको बताया गया क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड यहीं पर नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल है। फिर आगे आपको बताया गया ये बैफिन आइलैंड, कनाडा का बैफिन आइलैंड, ये बैफिन आइलैंड है। अब बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड अलग हो रहा है डेविस स्ट्रेट से, ये सब आपको बताया गया था। बैफिन बे है। ग्रीनलैंड के बारे में बताया गया था वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है और डेनमार्क के कंट्रोल में है, पॉलिटिकली कंट्रोल। ये डेनमार्क के कंट्रोल में है ग्रीनलैंड, तो ये आइसलैंड है। आइसलैंड से अलग होता है डेनमार्क स्टेट से, मतलब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका अलग हो जाता है डेनमार्क स्टेट से। फिर आपको बताया गया था लेब्राडोर सी के बारे में। फिर आपको बताया था न्यू फाउंडलैंड के बारे में। न्यू फाउंडलैंड के बारे में आपको बताया गया था कि सबसे चौड़ा मग्न तट है, वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन वर्ल्ड, यहाँ सबसे अधिक मछलियां मिलती हैं। विश्व के 3 मछली बड़े उत्पादन केंद्रों में से एक है, क्योंकि इधर से ठंडी और इधर से गर्म जलधारा मिलती है। फिर आपको बताया गया था यहाँ गुल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। फिर आपको बताया गया था ये नोआ स्कॉटिया, नोआ स्कॉटिया के बीच में बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी के बारे में बताया गया था यहाँ सबसे ऊंचा ज्वार आता है। इतनी बातें तो आपको बताई गई थी। अब हम इसके साउथ में चलेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या है। एटलस पढ़ने की शर्त आपको बताया ही गया था पिछले वीडियो में, इस बार भी एक बार जल्दी से सुन लीजिए कि एटलस पढ़ने के लिए जरूरी क्या होता है। आपके सामने एटलस का ये मैप खुला होना चाहिए। लेफ्ट साइड में आपका फिजिकल मैप होता है, राइट साइड में पॉलिटिकल मैप होता है। लगभग लगभग सारी बातें फिजिकल मैप में दी होती हैं। पॉलिटिकल कोई बाउंड्रीज हो, पॉलिटिकल स्टेट की बाउंड्री हो, कैपिटल हो, राजधानियां हो, वो आपके राइट साइड में दिया रहेगा। रिवर, माउंटेन पीक्स, माउंटेन प्लेटूज, प्लेन, ये फिजिकल मैप में दिया रहेगा। तो मेरे पास तो एक ही मैप लगा है, आपको एटलस में ध्यान से देखना होगा, घर पर मिलाना होगा। नॉर्थ अमेरिका पूरा करना एक क्लास में हो भी नहीं सकता, इसमें 2-3 क्लासेस लगेंगी। तो पिछला एक वीडियो गया था, ये एक वीडियो जाएगा, फिर ऐसे ही 2-3 वीडियो में हम लगभग लगभग नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट बातें कर पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका की गलियों में घूमना है, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं हो सकता। कोई भी यूपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, कोई भी स्टेट पीएससी दे रहे हो, इतना डिटेल नहीं पूछा जाता, लेकिन जनरल चीजें हम जरूर करेंगे। अब अगर जो यहाँ बे ऑफ फंडी से हम आगे बढ़े, तो बे ऑफ फंडी से ध्यान दो, जैसे ही साउथ में आएंगे ये
नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका पूरे वर्ल्ड में सबसे डेवलप्ड रीजन में से एक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे डेवलप रीजन में से एक है। अब ये डेवलप रीजन, यहाँ क्या क्या चीजें मिल रही हैं, यहाँ जैसे ही नॉर्थ से शुरू करेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आप इसे देख सकें। जैसे ही नॉर्थ से शुरू करेंगे, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। एक जगह मिलेगी बोस्टन, एक जगह मिलेगी बोस्टन, ध्यान देना। बोस्टन आप मॉडर्न इंडिया जब पढ़ते हैं तब जानते हैं। बोस्टन टी पार्टी, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पूरी जहाज गई थी और अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की उस जहाज को यहाँ बोस्टन पोर्ट पे लूट लिया गया था। चाय का लदा हुआ जहाज था। तो बोस्टन टी पार्टी के नाम से सुने होंगे मॉडर्न इंडिया में, बोस्टन इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर बोस्टन के बाद देखेंगे, यहाँ बोस्टन के बाद फिर यहीं न्यूयॉर्क है, बोस्टन के बाद न्यूयॉर्क, फिर उसके बाद फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, फिर बॉल्टीमारे, बॉल्टीमारे, फिर उसके बाद वॉशिंगटन डीसी। बोस्टन से लेके फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन डीसी तक इसे कनूर बेसन कहा जाता है। कनूर बेसन, सन नगर। सन नगर क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, जब अर्बन रीजन कॉन्टिन्यूअस डेवलप होते जाए बहुत दूर तक, एक शहर दूसरे शहर से मिक्स हो जाए, पता ही ना चले कि कब एक शहर खत्म हुआ कब दूसरा शुरू हो गया। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स को, ऐसे ही शहरों के गुच्छे को कन्नूर बेसन कहते हैं, सन नगर कहते हैं। दुनिया में सबसे अच्छे कन्नूर बेसन या सन नगर के उदाहरण या तो अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट कोने पे मिलते हैं और या तो वेस्ट यूरोप में मिलते हैं। वेस्ट यूरोप में जैसे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, दो जुड़वा नगर हैं, एक हो गए हैं, तो हंगरी, बुडा और पेस्ट दो जुड़वा नगर हैं। ऐसे ही एम्स्टर्डम, रॉटरडम नीदरलैंड में मिलेगा, ये सन नगर हो गए हैं। तो सन नगर को के उदाहरण को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा दिल्ली चंडीगढ़ सन नगर अभी बन रहा है, हमारे पास अभी ऐसे पश्चिमी यूरोप तुल्य टाइप के सन नगर अभी बड़ा कम है। दिल्ली, चंडीगढ़, कन्नूर बेसन। तो दिल्ली चंडीगढ़ कन्नूर बेसन अभी डेवलपिंग फेज में है, अभी ये डेवलपिंग फेज में है, अभी ये बना नहीं है। डेवलपिंग फेज में है, अभी ये बना नहीं है। मुंबई पुणे कन्नूर बेसन, तो हमारे यहाँ कन्नूर बेसन एकदम आइडियल रूप में नहीं पाए जाते, लेकिन कन्नूर बेसन का एग्जांपल आप नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका में आप देख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट यूएसए में बोस्टन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक आने में शहर की कंटिन्यूटी टूटती ही नहीं है, तो ये कन्नूर बेसन के एग्जाम्पल है। फिर आप आ जाओगे यहीं थोड़ा सा साउथ में, थोड़ा सा साउथ में आओगे, जैसे न्यूयॉर्क है। अब न्यूयॉर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। सबसे अधिक पॉपुलेशन वाली सिटी है अमेरिका की, सबसे अधिक पॉपुलेशन वाली सिटी है ना न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक राज्य भी है। न्यूयॉर्क हडसन, हडसन नदी के किनारे है। उसके बाद आ जाओगे वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी के बारे में, वॉशिंगटन डीसी का, ये वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। ये पोटोमैक नदी, ध्यान देना, ये पोटोमैक नदी यहाँ चेचस्पी बी में वॉशिंगटन डीसी है और यहाँ चेचस्पी बी, चेचस्पी की खाड़ी यहाँ गिर जाती है वॉशिंगटन डीसी में, ये पोटोमैक नदी। तो आपको इस बात समझना होगा। तो पोर्ट वॉशिंगटन डीसी से जैसे ही थोड़ा सा साउथ में आएंगे, वर्जीनिया के आसपास साउथ में, थोड़ा सा साउथ में आएंगे, तो फिर आगे का मैं मैप ले लेता हूं। तो इसमें हमने कितनी बातें जानी? हमने पहला जान लिया कन्नूर बेसन का एग्जाम्पल, दूसरा जान लिया न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, तीसरा जान लिया वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है ना। ये पोटोमैक नदी चेचस्पी बे, यही चेचस्पी बे है, आप फिजिकल पॉलिटिकल दोनों मैप में देख लेना, चेचस्पी बे के पास गिर जाती है। इसके आगे ध्यान दीजिए, इसके आगे जैसे ही हम आएंगे हमें मिलेगा ये ऐसे बढ़ा हुआ अंतरीप, ये इसे कहते हैं केप हैट्रस।
ये केप हैट्रस बढ़ा हुआ। अब ये केप हैट्रस क्या है? इस केप हैट्रस से देखो ऐसे बढ़ा हुआ ऐसे मिलेगा, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा। इस बढ़े हुए पार्ट से होता क्या है, इधर से एक वार्म ओशन करंट आती है और इस बढ़े हुए पार्ट से टकरा कर ऐसे ईस्ट में मुड़ जाती है। इस वार्म ओशन करंट का नाम ही है फ्लोरिडा। और ये फ्लोरिडा जब इस केप हैट्रस से टकराती है और ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है तो यही हो जाती है गल्फ स्ट्रीम। तो केप हैट्रस इसलिए इंपॉर्टेंट है। केप हैट्रस फ्लोरिडा, यहां ऐसे फ्लोरिडा, फ्लोरिडा करंट को ऐसे फिर ये इधर हो जाती है, फ्लोरिडा करंट को गल्फ स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है और इधर से एक कूल करंट आती है। तो केप हैट्रस इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप ओसेनोग्राफी पढ़ते होंगे तो इसका जिक्र आता होगा, केप हैट्रस। आगे की बात, अच्छा थोड़ा सा हम अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम भी आपको बताएंगे कि मान लेते हैं उससे रिलेटेड कोई बात आए तो आप कर सको। यहीं यहीं आपका अमेरिका का अमेरिका का एक माउंटेन होगा और इस माउंटेन का नाम बेटा ध्यान से देखोगे आप, इस माउंटेन का नाम ये अपलेशियन, कौन सा माउंटेन यहां मिलेगा, अपलेशियन। अब अपलेशियन माउंटेन हमारे यहां अरावली की तरह ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, पुराना मोड़दार पर्वत है, पुराना मोड़दार पर्वत है। अब पुराना मोड़दार पर्वत जैसे हमारे यहाँ अरावली है वैसे ये भी पुराना मोड़दार पर्वत है। आप ध्यान से यहाँ मैप में देखेंगे, मैप में देखना है आपको, मैं ये जान के पढ़ा रहा हूँ कि आप एटलस लेके बैठे होंगे, तो यहाँ ध्यान से मैप देखेंगे, यहाँ कई सारी नदियां गुजरती हैं, यहाँ कई सारी नदियां, यहाँ लिखा होगा पिडमांट, ब्लू रिज पिडमांट। तो यहाँ कई सारी नदियां हैं जो अपलेशियन पर्वत से निकलती हैं और अटलांटिक सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। कई सारी नदियां ऐसे ऐसे कई सारी नदियां हैं। कहा जाता है अपलेशियन पर्वत पर ही अमेरिका की फॉल लाइन गुजरती है, अमेरिका की फॉल लाइन, प्रपात रेखा, जहां पानी वाटरफॉल बनाता है। ऐसे स्थानों को, ऐसे प्लेसेस को कनेक्ट करने वाली लाइन फॉल लाइन कहलाती है। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा यहाँ फॉल लाइन, यहाँ सबसे ज्यादा डेंसिटी है नदियों की, तो फॉल लाइन गुजरती है। और प्लेसियन पर्वत अमेरिका में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाना जाता है, जल विद्युत, जल विद्युत के लिए जाना जाता है। फिर से जैसे ही थोड़ा सा साउथ में आएंगे बेटा, ये जो लटका हुआ स्टेट आपको दिख रहा है, ये लटका हुआ स्टेट, इसका नाम है फ्लोरिडा, इसका नाम है फ्लोरिडा। अब ये फ्लोरिडा के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये फ्लोरिडा इस तरीके से ऐसे लटका हुआ है, ऐसे देखो, ये फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा, इसकी कैपिटल है मायामी। और इसी फ्लोरिडा में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कोरल होंगे, यहाँ ऐसे कोरल्स होंगे और इसे बोला जाता है फ्लोरिडा कीज, फ्लोरिडा कीज। यही फ्लोरिडा में एक जगह आपको मिलेगा केप कैनवेरल, केप कैनवेरल यही फ्लोरिडा में यही मिलेगा, केप कैनवेरल। केप कैनवेरल क्यों जरूरी है? जैसे हमारे यहाँ इसरो का श्रीहरिकोटा है, ऐसे ईस्ट के तरफ यहीं फ्लोरिडा में केप कैनवेरल है। मतलब केप कैनवेरल क्या है बेटा? केप कैनवेरल नासा का सैटेलाइट सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब फ्लोरिडा, तो हमने क्या देखा? केप हैट्रस यहां देख लिया, केप हैट्रस के बाद अपलेशियन पर्वत देख लिया। अपलेशियन पर्वत पुराना मोड़दार पर्वत है, तब बना है जब पृथ्वी पर जीव जंतु ही नहीं थे। यहीं से अमेरिका की फॉल लाइन गुजरती है, यहां अमेरिका का सबसे अधिक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। अगली बात क्या देखा? फ्लोरिडा, फ्लोरिडा
केप कैनवेरल है, यहाँ फ्लोरिडा कीज है जो कोरल का एग्जाम्पल है ना। यही केप कैनवेरल है, नासा का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। थोड़ा सा साउथ में आओ, अगली बात ये वाला, यहां मैं ऐसे ए लिख रहा हूं, ए वाला पॉइंट। अब ए क्या है? ए के नॉर्थ में फ्लोरिडा, ए के साउथ में क्यूबा। ए के नॉर्थ में फ्लोरिडा, ए के साउथ में क्यूबा। इसे भी देख लो क्लियर पेज पे। यहां मैं ए लिख दे रहा हूं, ए के नॉर्थ में, ए के नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में फ्लोरिडा, ए के साउथ में क्यूबा। ए के साउथ में क्यूबा। अब ये ए है क्या? आपको मैंने बताया था दो दो कॉन्टिनेंट के बीच में मिनिमम वाटर बॉडी, मिनिमम वाटर बॉडी बिटवीन टू लैंड मास, बिटवीन टू कॉन्टिनेंट कॉल्ड स्ट्रेट। ये ए है फ्लोरिडा स्टेट। ध्यान से फिजिकल या पॉलिटिकल मैप में, एटलस में आपको देखना है फ्लोरिडा स्टेट। फ्लोरिडा स्टेट किसको? अमेरिका के फ्लोरिडा को क्यूबा आइलैंड से अलग करता है। क्यूबा तो एक देश है, क्यूबा तो एक देश है। अब इस ए के बाद ध्यान देना बेटा, अब इस ए वाले पॉइंट के बाद हम कहां पहुंचेंगे? इस ए वाले पॉइंट के बाद हम पहुंच जाएंगे थोड़ा सा ईस्ट में, फ्लोरिडा जल संधि देखा। और थोड़ा सा ए वाले पॉइंट के बाद हम पहुंचेंगे थोड़ा सा ईस्ट में। ए वाले पॉइंट के बाद हम पहुंचेंगे ईस्ट में, ये हम इसे मान लेते हैं बी। तो ए वाले पॉइंट के बाद बी, यहां लिखा है गुल्फ ऑफ मैक्सिको। लेकिन ट्रंप साहब अभी राष्ट्रपति थे तो उन्होंने चेंज कर दिया, कहा ये गुल्फ ऑफ अमेरिका है, गुल्फ ऑफ अमेरिका। तो भैया ये बी का नाम चेंज हो गया है, गुल्फ ऑफ अमेरिका। हमारे यहाँ भी नाम चेंज होने का ट्रेडिशन खूब है। तो ये गुल्फ ऑफ अमेरिका। अब गुल्फ ऑफ अमेरिका को देखेंगे। गुल्फ ऑफ अमेरिका, इस गुल्फ ऑफ अमेरिका में, इस गुल्फ ऑफ अमेरिका में यूएसए की बड़ी नदियां गुजरती हैं, बड़ी नदियां का माउथ है। जैसे अमेरिका की सबसे बड़ी नदी ये मिसिसिपी, यहां से आती हुई पूरी अमेरिका को लगभग पार कर जा रही है। ये मिसिसिपी नदी का माउथ है यहाँ। फिर अरकनसास रिवर इसकी सहायक नदी है, इसका माउथ है। फिर इसके बाद मिसिसिपी, ये मिसौरी, यहीं ओहियो, अमेरिका से पूरी लगभग लगभग पूरे पूर्वी मैदान की नदियां यहाँ आके गिर जाती हैं और वो मिसिसिपी में मिल जाती हैं। मिसौरी, मिसिसिपी, ओहियो, इन इन नदियों के नाम पे अमेरिका के राज्यों के नाम भी हैं। ऐसे एक नदी है रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है, रियो ग्रांडे करके नदी। ये सारी नदियां मैक्सिको की खाड़ी में, जिसे अब गुल्फ ऑफ अमेरिका कहा जाता है, अमेरिका की खाड़ी में गिरती हैं। अब अगली बात, फिर बेटा ये हम पॉइंट कर रहे हैं सी। अब देखो इसे समझो, ये जो सी पॉइंट है, ऐसे ये जो ऐसे बढ़ा हुआ है, ऐसे बढ़ा हुआ जो दिख रहा है, और ये क्यूबा है, ये इधर क्यूबा है। यहां हम सी पॉइंट कर लिए, बी से थोड़ा सा सी कर लिए। सी के एक तरफ ये मैक्सिको, ये मैक्सिको, सी के दूसरे तरफ क्यूबा, क्यूबा। मैक्सिको का जो पार्ट ऐसे बढ़ा हुआ है इसे बोलते हैं यूकॉन पेनिनसुला, यूकॉन प्रायद्वीप। ये क्यूबा है, क्यूबा आइलैंड। तो यूकॉन प्रायद्वीप और क्यूबा आइलैंड के बीच ये सी है, इसे कहते हैं यूकॉन चैनल। अब फ्लोरिडा जल संधि अमेरिका को क्यूबा से अलग किया, यूकॉन चैनल क्यूबा को मैक्सिको से अलग किया। यूकॉन चैनल क्यूबा को मैक्सिको से अलग किया, ये यूकॉन चैनल है। समझ में आ रही बात? यूकॉन चैनल। यूकॉन चैनल के बाद फिर आप साउथ में आएंगे। साउथ में आएंगे तो छोटे मोटे तमाम देश मिलेंगे, और उसके बाद यहाँ मिलेगा निकारागुआ। फिर एक ऐसे साउथ में देश मिलेगा बेटा कोस्टा रिका।
फिर एक साउथ में ऐसे देश मिलेगा पनामा, ये पनामा, और उसके बाद साउथ अमेरिका शुरू, उसके बाद मिल जाएगा पनामा, फिर साउथ अमेरिका शुरू। यही पनामा में, इसी पनामा में ऐसे काट कर पनामा, अस्थमस मिलेगा, अस्थमस ऑफ पनामा। इसी पनामा में ऐसे काट कर नहर बनाई गई है, इसी को कहते हैं पनामा नहर। पनामा नहर अपने आप में अजूबा है, माउंटेन पे बनाई गई है, पर्वतों पर ऊपर बनाई गई है। तो जब जहाजें जाती हैं तो उसमें पहले पानी भरा जाता है, पानी भरा जाता है, जहाजें ऊपर हो जाती हैं, फिर आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे ऐसे कई सारे चेंबर बनाए गए हैं। तो पनामा नहर, तो देखो निकारागुआ, फिर एक देश है कोस्टारिका, फिर एक देश है पनामा। पनामा में है इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस का मतलब क्या होता है बेटा? इस्थमस, स्ट्रेट। मैं एक बार आपको बता दूं फिर से। इस्थमस, जैसे मान लेते हैं ऐसे, ये कोई लैंड मास एरिया हो, ये भी लैंड हो, ये भी लैंड है, ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, ये भी ओशन हो या वाटर बॉडी हो। तो दो वाटर बॉडी के बीच में मिनिमम, दो वाटर बॉडी के बीच में ये मिनिमम लैंड मास एरिया, मिनिमम लैंड मास एरिया बिटवीन टू वाटर बॉडी, ये, इसी को क्या कह देंगे? स्थमस, अस्थल संधि, अस्थल संधि। दो वाटर बॉडी के बीच में मिनिमम लैंड मास। स्थल संधि, जैसे पनामा की स्थल संधि हमने देखा, तो यहीं काट के नहर बना दी जाती है स्थल संधि से। दूसरा, दो लैंड मास के बीच में से एक लैंड हो, एक दूसरा लैंड हो, ये स्थल है, ये स्थल है। दो स्थलों के बीच में सबसे कम पानी वाला भाग, सबसे कम पानी वाला भाग, ये, तो इसे क्या कह देंगे? जल संधि। स्ट्रेट, ये जल संधि। तो मिनिमम वाटर बॉडी बिटवीन टू लैंड मास, स्ट्रेट। मिनिमम कॉन्टिनेंटल एरिया या लैंड मास बिटवीन टू वाटर बॉडी, स्थमस। तो यहां हमें क्या मिला, एक बार ध्यान से देखो, ये स्थमस ऑफ पनामा, पनामा, इसी को काट के बना दी गई पनामा नहर। अब पनामा नहर कैरेबियन सागर को इधर कौन सा, प्रशांत महासागर से जोड़ता है। हम जब नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल करेंगे तो इन देशों के बारे में भी करेंगे, अभी बस हम चारों तरफ घूम रहे हैं, इन चारों तरफ घूम रहे हैं। तो पनामा से जब आओगे नॉर्थ में, पनामा से जब आओगे नॉर्थ में, तो कुछ और चीजें हमें मिलनी चाहिए, एक बार देख लेते हैं। पनामा से जब हम नॉर्थ में आएंगे तो पनामा, निकारागुआ, फिर यहाँ पनामा के बाद यहाँ, यहाँ पनामा मिलेगा, यहाँ कोस्टारिका मिलेगा। पनामा से नॉर्थ में कोस्टारिका, कोस्टारिका के बाद निकारागुआ, निकारागुआ के बाद है ना एल सल्वाडोर, होंडुरास, है ना, ग्वाटेमाला। और यही देखना, ग्वाटेमाला में, ग्वाटेमाला ट्रेंच मिलेगा, गहरी खाई मिलेगी, ब्लू कलर से शेडिंग किया होगा। उसके बाद मिलेगा मैक्सिको, मैक्सिको में मिलेगा यहाँ गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी। यहीं कैलिफोर्निया से आओगे तो यहीं आपको मिलेगा कैलिफोर्निया राज्य अमेरिका का, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया राज्य मिलेगा यहीं अमेरिका का, ये कैलिफोर्निया राज्य। अब ध्यान से समझना है, अभी आपने देखा होगा कैलिफोर्निया में आग लगी थी, तो यहां बेटा एक हवा चलती है, गर्म पवन चलती है, उसका नाम है सैंटा आना। ये सैंटा आना यहाँ टेम्परेचर बढ़ा देती है और यहाँ रसदार फलों को बड़ा नुकसान करती है। और वही हवा जो चली वो टेम्परेचर बढ़ा दी और बुश फायर हुआ, झाड़ी और आपस में पेड़ पौधे रगड़ कर आग लगी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इसी कैलिफोर्निया राज्य में, इसी कैलिफोर्निया राज्य में देखो, सैन डियागो, लॉस एंजलिस, लॉस वेगास, सैन फ्रांसिस्को, ये सारे शहर हैं, हॉलीवुड का केंद्र यही है कैलिफोर्निया में, है ना। तो यही कैलिफोर्निया में ये सारे शहर भी बसे हुए हैं। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया समझ लो उत्तर प्रदेश है भारत का, सबसे अधिक संसद में सीटें हैं इसकी, कैलिफोर्निया की, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे यही कैलिफोर्निया में मिलेगा डेथ वैली, डेथ वैली।
डेथ वैली अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है। डेथ वैली नॉर्थ अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे होते होते आएंगे, मिलेगा पोर्टलैंड, यहाँ कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी यहाँ मिलेगा सिएटल, यहाँ कोलंबिया नदी मिलेगी, और यहाँ एक आइलैंड मिलेगा वैंकूवर, यहाँ आइलैंड मिलेगा वैंकूवर, वैंकूवर आइलैंड, ये कनाडा का। वैंकूवर आइलैंड इसलिए महत्वपूर्ण है, वैंकूवर आइलैंड महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है बेटा? आप देखे होंगे मॉडर्न इंडिया में कामागाटा मारू इंसिडेंट्स आपने सुना होगा कि कुछ लोग, एक जापानी जहाज थी, उसे लेके जा रहे थे, तो यहाँ पहुंचे तो यहाँ भी अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज यहाँ मार के खदेड़ दिए। कलकत्ता आए तो उन्हें अंदर ही लड़ाई करनी पड़ी, तो लड़ाई करनी पड़ी, तो उसके बाद कलकत्ता पहुंचते पहुंचते उन्हें डुबा दिया गया, कलकत्ता बेचारे पहुंच ही नहीं पाए। तो कामागाटा मारू यहाँ वैंकूवर आइलैंड, यहाँ फिर आगे जाएंगे तो धीरे धीरे फिर हम पहुंच जाएंगे गुल्फ ऑफ अलास्का। गुल्फा, बहुत सारी चीजें हैं, एक बार फिर से हम स्टडी करेंगे इसका पॉलिटिकली। तो एक बार अगर जो हम इसे फिर से देख जाएं कि क्या क्या हमने पढ़ा इस मैप में, इसमें हम देख जाएं तो क्या क्या हमने पढ़ा, एक बार इसे गौर कर जाओ। हमने पहला जाना गुल्फ ऑफ अलास्का, हमने दूसरा जाना बेरिंग सी, तीसरा जाना बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि चुकची को बेरिंग से, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग कर देता है। फिर हमने जाना चुकची सी, फिर हमने जाना ब्यूफोर्ट सी, आर्कटिक ओशन के पार्ट हैं। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड पे नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल है। बैफिन आइलैंड ग्रीनलैंड से अलग हो जाता है डेविस जल संधि से। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, डेनमार्क के कब्जे में है, ये यूरोप से अलग हो जाता है डेनमार्क जल संधि से। लेब्राडोर सागर, गुल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, न्यूफाउंडलैंड तट सबसे चौड़ा मग्न तट। फिर यहीं गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है, मछली का उत्पादन अधिक, मछली का उत्पादन अधिक। फिर इसके बाद हमें यहाँ मिला नोआ स्कॉटिस, यहाँ मिला बे ऑफ फंडी, बे ऑफ फंडी विश्व का सबसे ऊंचा टाइड। फिर यहां मिला बोस्टन से लेके वॉशिंगटन डीसी तक सन नगर, सन नगर का मतलब कॉम्प्लेक्स ऑफ सिटीज, है ना, शहरों का गुच्छा, कॉन्टिन्यूअस जब नगर मिले तो उसे सन नगर कहते हैं। अर्बन ज्योग्राफी का पार्ट होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बस ऐसे उदाहरण जान लेना है, अर्बन प्लानिंग वगैरह से रिलेटेड बातें आती हैं। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क मिला हडसन नदी के किनारे, वॉशिंगटन डीसी मिला पोटोमैक नदी के किनारे, ये मिला केप हैटरस, ये मिला केप हैटरस। फिर यहाँ मिला केप हैटरस से गल्फ स्ट्रीम जलधारा। फिर ये मिला फ्लोरिडा, यही मिला केप कैनवेरल, यही मिला फ्लोरिडा कीज, फ्लोरिडा कीज, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल संधि से क्यूबा से अलग हो जाता है। ये मिला गुल्फ ऑफ अमेरिका, यहाँ मिला यूकोटॉन चैनल। फिर इसके बाद होते हुए हम आ गए पनामा, पनामा से इधर होते हुए गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ डेथ वैली सबसे गर्म जगह, सांता आना के बारे में जाना, यहाँ कोलंबिया राज्य, सिएटल राजधानी, वैंकूवर आइलैंड, और होते होते हम पहुंच गए फिर गुल्फ ऑफ अलास्का। हमने जनरल चीजें की हैं, बहुत डिटेल हमने नहीं, बहुत डिटेल करोगे तो यार एक अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, एक कोस्ट पे रह जाएंगे हम, लेकिन हमने जनरल चीजें की हैं, हमने बस जनरल चीजें की हैं। अब एक बार ध्यान से देखो, नॉर्थ अमेरिका का एक बार पॉलिटिकल कर जाना है, एक बार मैं बोल रहा हूं, यही मैप में लगाया रहूंगा, आपको एक बार पॉलिटिकल मैप देखना, नॉर्थ अमेरिका राजनैतिक, नॉर्थ अमेरिका राजनैतिक मैप एक बार ध्यान से देख लो, यहां दिया है, सब कुछ यहां दिया है, और जब दिया है तो एक बार हम बस इसे देख लेते हैं, एक बार यहां लिख लेते हैं। नॉर्थ से हम चलेंगे, जैसे ये पहला, ये है अलास्का, अलास्का पहला पॉइंट, अलास्का यूएसए का एक राज्य है, यूएसए का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। थोड़ा सा साउथ में आओगे, ये नंबर दूसरा, नंबर दूसरे पर मिलेगा कनाडा, कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, इन सबों की राजधानियां लिखनी पड़ेंगी। कनाडा की राजधानी आपको एटलस से देख के, कनाडा, फिर तीसरा यूएसए, अमेरिका, अमेरिका की राजधानी आपको लिखनी पड़ेगी। फिर अमेरिका के बारे में फिर से देखेंगे, चौथे नंबर पर मैक्सिको, फिर जैसे ही मैक्सिको से जाएंगे बेटा छोटे छोटे देश मिलेंगे आपको, ध्यान से यहां देखना पड़ेगा ये छोटे छोटे देशों को,
इन छोटे छोटे देशों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन छोटे छोटे देशों को, जैसे मैक्सिको से जाएंगे, फिर देखो एक देश मिलेगा ग्वाटेमाला। अब ग्वाटेमाला के बगल में ही देखना, बगल में, ग्वाटेमाला के बगल में बेलीज मिलेगा। जो बगल में है मैं बगल में दिख ले रहा हूं। फिर ग्वाटेमाला बेलीज हो गया, फिर थोड़ा सा साउथ में आएंगे, थोड़ा सा साउथ में ग्वाटेमाला, फिर बेलीज, फिर उसके बाद मिलेगा एल सल्वाडोर। ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, फिर बगल में मिलेगा होंडुरास। फिर थोड़ा सा साउथ में जाएंगे, होंडुरास, उसके बाद निकारागुआ, निकारागुआ, फिर साउथ में जाएंगे थोड़ा सा, निकारागुआ, 10, कोस्टा रिका, साउथ में जाएंगे 11, पनामा। एक बार फिर से देखो, अलास्का, ये अलास्का लिखा है पहला, अलास्का, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा मैक्सिको, पांचवा ये ग्वाटेमाला, छठा बेलीज, सातवां एल सल्वाडोर, आठवां होंडुरास, नौवां निकारागुआ, 10वां यहां लिखा नहीं है निकारागुआ को कोस्टा रिका, 11वां पनामा, 11वां पनामा। ये सारे लगातार कंट्रीज हैं। अब इसमें कुछ आइलैंड कंट्री हैं, जैसे अलास्का, कनाडा और कनाडा के इधर देखो ईस्ट में कनाडा, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बारे में मैंने बताया था, ये डेनमार्क के कंट्रोल में है, डेनमार्क पॉलिटिकली कंट्रोल में है। अब जैसे ही एक बार अपने मुंह से बोल देना है बेटा, अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्स, ध्यान देना, मैक्सिको, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ऐसे एक बार मुंह से बोल देना है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ख्याल आ जाएगा। अब जैसे ही आप यूएसए से देखेंगे मैक्सिको, मैक्सिको से घुस जाएंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको जिसे कहा जाता था, या गल्फ ऑफ अमेरिका, गल्फ ऑफ अमेरिका। गल्फ ऑफ अमेरिका में क्या मिलेगा, ध्यान देना, यहां मिलेगा बहामास, बहामास के साउथ में मिलेगा क्यूबा। ये छोटे छोटे आइलैंड मिलेंगे, देखो एक मिलेगा बहामास, दूसरा मिलेगा क्यूबा, तीसरा मिलेगा जमैका, फिर बगल में मिलेगा हैती, फिर नॉर्थ ईस्ट में यहां मिलेगा, देखो 1 2 3, जमैका 3, चौथा हैती, ये चौथा हैती हो गया, यहाँ पांचवा, तो क्यूबा के नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा बरमूडा, बरमूडा, समझ में आ रही बात। तो गुल्फ ऑफ मैक्सिको, बहामास, क्यूबा, जमैका, हैती और यहाँ बरमूडा, ये सारे कैरेबियन कंट्री कहलाए, ये सभी कैरेबियन कंट्री कहलाए। तो एक बार फिर से पॉलिटिकल देख लो, अलास्का, अलास्का के बाद कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। सबसे लास्ट में 11वां जो लिखा है ये पनामा देश है। पनामा के बाद साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने गुल्फ ऑफ मैक्सिको या गुल्फ ऑफ अमेरिका में कुछ देखे, बहुत सारे हैं, कुछ देखे, इसमें बहामास, क्यूबा, जमैका, हैती, बरमूडा, ये सारे पॉलिटिकल, ये सारे पॉलिटिकल पार्ट हमने जनरली देखा, पॉलिटिकल पार्ट जनरली देखा। अब इसी में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जो कल से फिर इसी पर हम काम करेंगे। आपको ध्यान से देख के लिखनी है, नॉर्थ अमेरिका की झीलें, नॉर्थ अमेरिका की झीलें, बड़ी बड़ी झीलें आपको देख लाना है, ये आपको एटलस में देखना है। उत्तर अमेरिका की झीलें, उत्तर अमेरिका की झीलें, पहली ग्रेट बियर झील, ठीक है, दूसरा ग्रेट स्लैब झील, तीसरा अथबास्का झील,
ग्रेट बियर झील है ना, ग्रेट स्लैब झील, अथबास्का झील, विनीपेग झील, झील रेंडियर झील, ये सारी झील कनाडा में मिलेंगी। ग्लेशिएटेड लेक्स हैं, हिम नदियां हैं, झील हैं, लगभग लगभग हमेशा जमी रहती हैं। फिर से कनाडा यूएसए की सीमा पर मिलेंगी कुछ झीलें। सुपीरियर लेक, ह्यूरन झील, मिशिगन, इरी झील, पांचवा ओंटारियो झील। ये सारी, इसमें आपको ये बताना है कौन सी 4 लेक्स यूएसए, बस एटलस देख के बताना तभी आएगा। कौन सी 4 लेक, 5 दिया है, कौन सी 4 लेक यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पे है, कौन सी एक लेक केवल यूएसए में है, ये आपको बताना है। इसमें कौन सी लेक दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ये सब भी आपको बताना है। और उसके बाद कल इन झीलों के बारे में और इन झील के रीजन के बारे में हम करेंगे, क्योंकि अमेरिका का सबसे वेल डेवलप इलाका है लेक्स रीजन, ग्रेट लेक्स रीजन अमेरिका का सबसे वेल डेवलप इलाका है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। आपको जो बताया गया है वो भी आपको करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।